अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए कानूनी मौजू के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है। जी हाँ नाज़रीन, हम इस चीज़ को मान कर चलते हैं कि कानून की इन्फॉर्मेशन और मालूमात जितनी ज़्यादा हों शायद उतनी ही कम है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि ज़िंदगी में कब किसी कानूनी नुक्ते या कानूनी नॉलेज की ज़रूरत पड़ जाए और आप अपने इल्म की बुनियाद पर उस मुश्किल मरहले से गुज़र जाएँ। तो नाज़रीन, आज का वीडियो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और आज हम अपडेट के बारे में बात करने जा रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी के मुतल्लिक क्या अपडेट हुई। नाज़रीन, वेडनेसडे को सिंध हाई कोर्ट ने अंदर जो है वो कमेटी एक कॉन्स्टिट्यूट की हुई थी जिसने अपनी रिकमेंडेशन या रिपोर्ट जो है वो सिंध हाई कोर्ट को जमा करवा दी। अब उसकी जो बुनियादी बात है वो यही है कि उन्होंने रिकमेंड ये किया है कि क्रिप्टो करेंसी को टोटली बैन कर देना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह भी वो आगे तफसील में उन्होंने बताई है। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि कमेटी ने इसके अंदर जो है वो क्रिप्टो करेंसी को, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो बिनान हो, चाहे वो दूसरी कोई करेंसी हो, इस तरह की उसको बैन करने की रिकमेंडेशन दी है। नाज़रीन, कमेटी जो है वो अपनी उसने रिपोर्ट जमा करवाई है। उसके बाद फर्दर जो कोर्ट ने इसके अंदर कहा है कि ये फिनांस मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्ट्री जॉइंट सेशन करके इस रिकमेंडेशन को जो कमेटी ने दी है उसको कंसीडर करे और फिर अपनी रिपोर्ट भी कोर्ट के सामने लेके आए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि लॉ मिनिस्ट्री और फिनांस मिनिस्ट्री से कोई ऐसा शख्स जो है वो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर यानी 11 अप्रैल तक कोर्ट के अंदर पेश हो और वो ऐसा शख्स होना चाहिए जो इस मामले को बखूबी जानता हो, क्रिप्टो करेंसी का जो सारा सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में वो तफसीली जो है वो नॉलेज रखता हो। नाज़रीन, जो डबल बेंच है जिसे हम डिवीज़न बेंच कहते हैं, हेडेड बाय जस्टिस मोहम्मद करीम खान आगा जो है उसको हेड कर रहे हैं, उन्होंने ये रिकमेंडेशन जो है फर्दर जो है लॉ मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजी है। अब इसके अंदर जो अगली बात है वो ये है कि ये जो कमेटी थी इसके अंदर लोग बेसिकली कौन कौन शामिल थे। एक इसके अंदर जो है वो डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो साइमा कामिल थी। इसके अलावा मुख्तलिफ जो महकमा जात से लोग लिए गए थे जिनके रिप्रेजेंटेटिव थे, जिनके अंदर फिनांस डिवीज़न के रिप्रेजेंटेटिव थे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थे, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से थे, इस तरह से पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से थे और डीजी फिनेंस मॉनिटरी यूनिट से थे और इसके अंदर जो पटिशनर हैं आतिफ ज़का वो इसके अंदर शामिल थे। अब जो कमेटी थे इसने एवेलुएट करना क्या था। देखिए, हमारा जो आइन है उसका आर्टिकल 18 ये कहता है कि किसी भी शख्स को जो है वो अपनी मर्ज़ी का प्रोफेशन या ट्रेड करने की इजाज़त होगी सब्जेक्ट टू रूल एंड रेगुलेशन। वो आर्टिकल आप अभी स्क्रीन पर देख भी सकते होंगे। उसके अंदर आज़ादी दी गई है कि जो शख्स जिस तरह की चाहे वो लीगल प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकता है। लेकिन सवाल कोर्ट के सामने यही खड़ा है कि जनाब ये जो प्रोफेशन है ये लीगल है या नहीं है। गवर्नमेंट इसके बारे में कोई क्लियर कट डायरेक्शन दिए हुए नहीं है। एक तरफ FIA है जो रेड्स करती है, अकाउंट्स को मुंजमद कर देती है, और दूसरी तरफ से जो है वो गवर्नमेंट उन कंपनीज़ को भी अलाउ करते हैं कि वो एडवर्टाइज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, दूसरी अपनी कैंपेन चला रहे हैं जैसे बिनेंस जो है या दूसरी जो आप देखते हैं कंपनी इस तरह की मौजूद हैं कि जो अपने एडवर्टीज़मेंट करती हुई दिखाई देती हैं। तो एक आम शहरी के लिए सवाल था कि जनाब ये कानूनी है या नहीं है। इसके ऊपर हम अपना प्रीवियस व्लॉग भी दे चुके हैं कि ये अभी तक जो स्टेट बैंक का नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक लीगल नहीं है, लेकिन आज क्योंकि अंदर इसके अंदर पेशरफ्त हुई है हाई कोर्ट के अंदर तो इसलिए ये तफसील आपको बताना ज़रूरी थी। अब कमेटी ने बेसिकली आर्टिकल 18 को देखना है। उसके बाद जो अगली बात है, अब कमेटी ने कंक्लूड क्या क्या किया है। उन्होंने 3-4 पॉइंट्स बताए हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब इसके अंदर जो रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है करेंसी के अंदर और इस वजह से ये एक रिस्की बिज़नेस है क्रिप्टो करेंसी का, जिसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि ये इसके अंदर फ़ायदा ज़्यादा है। इसके जो नुकसान हैं वो आउटवे कर रहे हैं जो इसके बेनिफिट्स हैं, यानी नुकसान ज़्यादा हैं और फ़ायदे कम हैं। अगली बात उन्होंने ये भी कही है कि स्पेकुलेटिव नेचर है इस बिज़नेस की, एक सट्टेबाजी, एक जुए की तरह का है कि आपने बिटकॉइन ले लिया, वो चढ़ गया तो आपको पैसे मिल गए, अगर आपने नहीं लिया तो आपका नहीं चढ़ा तो जाहिर है उसके अंदर आपको नुकसान हो गया।
अगली बात उन्होंने की कि जी ये जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी फ़्लाइट भी करवा सकता है, यानी कि मुल्क के अंदर से फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बाहर चली जाएगी तो जाहिर है आपकी इकॉनमी के अंदर एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस कमेटी की रिकमेंडेशन थी। अगली बात उन्होंने ये भी कहा कि ये ट्रांसफ़र ऑफ इलिसिट मनी, यानी कि जो आपका काला धन है, ब्लैक मनी है, उसको ये मुल्क के अंदर से बाहर ले जाने के लिए भी ये एक ज़रिया बन सकती है। और तीसरी बात ऑफ कोर्स उन्होंने ये कही कि इसके अंदर फिर टेररिज्म जो है वो भी सपोर्ट हो सकता है, तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बाइनेंस, ओक्टाएफएक्स और इस तरह की जो कंपनी काम कर रही हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, उनको बैन किया जाए। और जैसे कि दूसरी कंट्रीज़ का भी उन्होंने हवाला दिया कि चाइना और टर्की के अंदर इनको बैन किया जा चुका है। लेकिन आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि कुछ कंट्री ने इसको रेगुलेट भी किया है, जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो है इसको एक लीगल प्रॉपर्टी कंसीडर करते हैं, जबकि रशिया और दुबई जो है वो इसको टैक्सेबल प्रॉपर्टी कंसीडर करते हैं। यानी ये है कि रशिया और दुबई के अंदर ये इस चीज़ का स्टेटस नहीं है, वो जब ये ट्रांजैक्शन होती है उसके ऊपर टैक्स लेते हैं, लेकिन उन्होंने इसे लीगल एसेट्स के तौर पे कंसीडर नहीं किया, जबकि 2-4 कंट्रीज़ ने इसको वैसे भी किया हुआ है। तो अब सवाल ये है कि देखते हैं कि 11 अप्रैल को जो है वो फिनेंस मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्ट्री अपनी क्या रिकमेंडेशन देते हैं सिंध हाई कोर्ट को, और इसका क्या फेट डिसाइड होता है। लेकिन तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, किसी नए कानूनी मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।